100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुरक्षा बलों ने बुधवार को मार गिराए 2 आतंकी। देश में कोरोना के आंकड़ों ने दी फिर से राहत। कांग्रेसियों ने दल की जीत का लिया संकल्प। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणा। बीते दिनों पंपोर में आतंकी हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के शगुन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बुधवार को 2 आतंकी मार गिराए हैं। आपको बता दें कि एनकाउंटर मंगलवार से चल रहा था। आतंकियों ने छिपे होने की सूचना पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया था, लेकिन मंगलवार शाम 7:30 बजे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। गौरतलब है कि पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के संबूरा इलाके में 27 सितंबर को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए थे। आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया था। वहीं सोमवार को पुलवामा जिले के पंपोर में भी आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा है, जिससे देश को एक बड़ा धक्का लगा है, लेकिन ऐसे में ही देश में कोरोना के आंकड़ों ने फिर से राहत दी है। मंगलवार को 71,869 नए केस आए थे, साथ ही 81,945 मरीज ठीक हो गए थे, जबकि 990 की मौत हो चुकी है। 24 राज्यों में अगर देखा जाए तो मरीजों की तुलना में ठीक होने वाली की संख्या ज्यादा ही रही है। बीते 19 दिनों में 1.10 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। 17 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा 10.17 लाख एक्टिव केस थे, जो कि अब घटकर 9.7 लाख हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार आए दिन शिक्षा और विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है। ऐसे में ही मध्य प्रदेश सरकार शासकीय और शासकीय महाविद्यालय में सीटों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जनसंपर्क संचालय में हुई प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर पर 15% की वृद्धि की जाती है, मगर अब विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर आयुक्त उच्च शिक्षा संचालन की अनुमति से संचालन पाठ्यक्रम की संख्या में वृद्धि की जा रही है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि नवीन विषयों के लिए प्रोफाइल का स्थापन 7 से 8 अक्टूबर को ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, और वहीं SLSE तृतीय चरण के लिए 9 अक्टूबर से पोर्टल शुरू किया जाएगा। हमने संकल्प लिया कि आने वाले समय में हमारा शैक्षणिक सत्र निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। हमारा सत्र अगला मार्च अप्रैल में पूरा हो जाए, इसमें बीच में हम कोई अवकाश नहीं लें। और मुझे खुशी है कि विभाग ने जो टारगेट दिया था, पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने अपने विद्यार्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की जो परीक्षा अवधि तय थी 30 सितंबर तक, उनने अपनी जो हमारा जो टाइम टेबल था, हमने अपनी परीक्षा के समय में परीक्षा करा ली। लगभग 19 लाख विद्यार्थियों में से 6 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा हमने 30 सितंबर तक कंप्लीट कराई है। और ये ओपन बुक परीक्षा पूरे देश में हमारे प्रदेश ने सबसे पहले अनाउंस की थी। और इसी बात को लेकर कई राज्यों ने पहले सुप्रीम कोर्ट जाकर के कहा था कि हम तो जनरल प्रमोशन दे देंगे, हमको परीक्षा नहीं कराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई और कहा कि नहीं, परीक्षा तो कराना ही चाहिए। खास करके स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की फाइनल की परीक्षा की मार्कशीट में अगर जनरल प्रमोशन लिखा जाता है तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमने जिस प्रकार से ओपन बुक परीक्षा प्रणाली अपनाते हुए परीक्षा की घोषणा की थी, और 50% मार्क्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, 50% मार्क्स इस साल की ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से, मुझे खुशी है कि हमारी परीक्षा प्रणाली को पश्चिम बंगाल सहित 13 राज्यों ने अपनाया कि परीक्षा इस प्रकार से कराएं जैसे मध्य प्रदेश ने कराई। उसी प्रकार से हमारी अपनी परीक्षा का परीक्षा परिणाम भी मैंने कल ही साइन किए। 15 अक्टूबर तक हमारे सारी परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम आ चुके होंगे।
अब ऑनलाइन जो हमने एडमिशन प्रारंभ किए थे, उस एडमिशन के बारे में आपके माध्यम से अलग अलग समाचार पत्रों में कई सारे विद्यार्थी छूट गए थे। कुछ और पूरक परीक्षा के जो परीक्षार्थी थे जो पास होकर के आए, उनके लिए भी एक प्रश्न आया। उसी प्रकार से रुक जाना नहीं, ऐसे कई अभियान के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जिनने 12th की, ऐसे कई विद्यार्थी और खास करके जो हमारे अपने अलग अलग कोर्स में आने वाले विद्यार्थी जो किसी कारण से ऑनलाइन परीक्षा में छूट गए थे, उनके लिए हम तीसरा चरण चालू कर रहे हैं। और ये तीसरा चरण चालू होगा, मैं इसमें हमारी जो संख्या है उसकी संख्या वृद्धि भी बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जितने सीट पे हमने एडमिशन दिए थे, उसको इस वर्ष लगभग 15% हम उसमें सीट की ओर वृद्धि कर। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल होने के चलते आए दिन नेताओं की बड़ी बड़ी बैठक हो रही है। ऐसे में ही सावेर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और पूर्व विधायक अंत सिंह दरबार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी ने दल की जीत का संकल्प लिया। इसी दौरान प्रेमचंद गुड्डू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार में सिलावट ने किसानों को कर्ज माफ के प्रमाण पत्र बांटे थे। कमलनाथ की तारीफ करते थे, लेकिन दल बदलते ही इन्होंने रंग बदल दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे कार्यकर्ताओं पर कंकर भी फेंकेगा तो उसका जवाब पत्थर से मिलेगा। और हमारे बूथ प्रभारियों की बैठक हम लोगों ने यहाँ रखी है। अब मुझे एहसास होता है कि भाई जाट, क्या नाम है आपका? सुनील जाट। गांव में जामोदी में इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है, और वो जानकारी इतनी जागरूकता के साथ, यही जो जानकारी थी अनिल जाट जी की, आज हम लोग गांव-गांव में जब बैठेंगे हमारे पन्ना प्रभारी, इन सब चीज़ों को वहाँ पहुँचा देंगे तो मैं समझता हूँ कि चुनाव की बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज किसानों के लिए जो हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार, 80 करोड़ किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े व्यापारियों को नीलाम कर दिया है, गिरवे रख दिया है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, किसान भाई कुछ नहीं कर पाएगा। कोरोना महामारी और आगामी त्योहार को लेकर रामपुरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को प्रशासन की तय की गई गाइडलाइंस के अनुसार त्योहार मनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मनासा एसडीएम मनीष जैन, एसडीओपी संजीव कुमार मूले सहित रामपुरा के सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। क्षेत्र की शांति समिति की बैठक हुई। मुख्य रूप से आने वाले त्योहारों के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ चर्चा और संवाद किया गया। आज का संवाद सहवर्धक रहा और सभी लोगों ने अपनी अपनी वर्ग की तरफ से, समुदाय की तरफ से सहयोग देने की अपेक्षा की गई थी। उन्होंने उसमें सहयोग देने के आसान्वित किया है हमें कि हाँ सभी प्रकार का सहयोग किया जाएगा। सर, जो मूर्ति विसर्जन का जो रहेगा सर, उसमें कुछ गाइडलाइन? मूर्ति विसर्जन में 10 लोगों की गाइडलाइन आई है कि 10 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का चल समारोह ही नहीं निकलेगा। प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन की गाइडलाइन आई है, जिसमें यहाँ पे जो भी समुदाय उनके प्रतिनिधि ने हमें आसान्वित किया है कि किसी प्रकार का मेला या भीड़भाड़ नहीं होगी। इसके बाद भी हम प्रशासन की पूरी टीम सतर्क रहेगी, अलर्ट रहेगी और उसमें ड्यूटी लगाई जाएगी, किसी प्रकार की अनावश्यक मेला या भीड़ ना लगे। और एक प्रतीकात्मक रूप से पूजा अर्चन के बाद रावण कसिया निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश नेतृत्व में आहर पर कुशीनगर की बिजली कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निजीकरण के आदेश वापस होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। संयोजक राजनाथ मिश्रा ने कहा कि देश में निर्माण में मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसे में सरकार मजदूर जीतों की अनदेखी कर रही है। निजीकरण से कर्मचारी के साथ आम आदमी को भी नुकसान होगा। निजीकरण बंद कीजिए। बिजली घर को हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर समझते हैं। हमने बिजली का पोल खड़ा किया, ट्रांसफार्मर लगाया,
बिजली घर बनाया आपको बेचने के लिए नहीं। सन 2000 में ब्लैकमेल होकर के भाजपा सरकार नरेश अग्रवाल को ऊर्जा मंत्री बनाई थी, जो बिजली बोर्ड से कारपोरेशन बना दिया और 8 गुना घाटे में कारपोरेशन चला गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की समस्याओं को देखते हुए निजीकरण के विरोध में मैं पूरे छात्र संगठन, पूरे जनपद कुशीनगर के छात्र संगठन की तरफ से निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग को समर्थन करता हूं। क्योंकि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, निजीकरण के विरोध में इन लोगों की मांग जायज़ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूँ यथाशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक इनकी बातों को सुनते हुए निजीकरण को वापस लें। जैसे व्यवस्था चल रही थी उसमें इनका सहयोग करें ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सके। यह प्रदेश सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं, जो उनकी नीति है कि अडानी और अंबानी के हाथ में पूरे उत्तर प्रदेश को बेचना चाहते हैं, उससे उपभोक्ताओं पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस नाते मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक आपकी समस्याओं को सुनते हुए निजीकरण को वापस लें। 14 तारीख को ये बिजली विभाग को ये निगम में परिवर्तन कर दिया और फिर 20 साल पर आकर के निजीकरण करके उद्योगपतियों को बेचना चाहती है और यह छोटे से बड़े कर्मचारियों को बर्बाद करना चाहती है। बस निजीकरण के विरोध करते हुए किसानों के हित में सस्ती बिजली देने के आह्वान करता हूं और बिजली का निजीकरण को सरकार वापस ले, क्योंकि यह सरकार तत्काल में कि निजीकरण वापस लो, निजीकरण वो लोग बंद कर दें, क्योंकि निजीकरण हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी पुराने कर्मचारी हैं उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा है, अपने खून पसीने से इसको सींच करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। अगर प्रबंधन चाहता है इसको प्राइवेट करना या किसी निजी कंपनी को देना, तो निजी कंपनी से बोले कि वो जनरेशन पैदा करे, बिजली अपनी पैदा करे, अपनी सप्लाई दे, अपना पोल गाड़े, अपना ट्रांसमिशन खड़ा करे और सब कुछ अपना करे और हमारे पैनल में चला करके फ़ायदा दिखा दे, तब हम मानेंगे कि हाँ निजीकरण सही है। जैसा कि अगर कोई भी कंपनी, जैसे कि अगर BSNL आया, एक सिम निकाला, तो इसी प्रकार हमारा वोडाफोन, एयरटेल ने सिम निकाली, तो जिसको जो पसंद आता है वो लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर वो पैदा कर सकते हैं बिजली, तो बिजली पैदा करें, अपना पोल गाड़े, अपना ट्रांसमिशन लाइन खड़ा करें, सब कुछ खड़ा करें, बिजली लोगों को, पब्लिक को दें। देखते हैं कि पब्लिक उनकी बिजली लेती है कि हमारी बिजली लेती है। सर अपना परिचय देते हुए मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, साथ ही इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित हो रही वेब सीरीज के दुष्परिणाम और उसके प्रतिबंध के लिए प्रशिक्षण कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है, क्योंकि इसका बच्चों और युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। सुवासरा विधानसभा निर्वाचन 2020 के अंतर्गत शामगढ़ सेक्टर में महिला और बाल विकास विभाग, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर की महिलाओं ने मतदाता जागरूकता गतिविधि के माध्यम से एक दीपक लोकतंत्र की दहलीज पर थीम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करते हुए रंगोली बनाई। साथ ही कोविड-19 ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मानव श्रृंखला के माध्यम से संदेश दिया कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और अपना मतदान करने जाना है। इसी दौरान मतदान बूथ पर महिलाओं के साथ सेल्फी प्रतियोगिता की गई और सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष व नैतिक मतदान करने की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नारायण सिंह पवार को ब्यावरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि ब्यावरा विधानसभा सीट कांग्रेस से विधायक रहे गोवर्धन दागी के निधन होने के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव होना था। ऐसे में ब्यावरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे नारायण सिंह पवार पर एक बार फिर भरोसा जताया है और नारायण सिंह पवार को भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। इसी खुशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नारायण सिंह पवार के समर्थकों ने मंगलवार रात को जोरदार जुलूस निकालकर जमकर आतिशबाजी की। पार्टी का निर्णय सिरोधार्य, ये पार्टी का जनादेश, पार्टी का आदेश केवल मेरे नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरी विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के लिए जो भरोसा पार्टी ने व्यक्त किया है, हम सब एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक, एक एक मतदाता इस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं नीलाल जी हमारी इसको पूरा करें। पार्टी हमें आदेश दिया है और हम उस कसौटी पे खरे उतरे हैं। ये हर एक कार्यकर्ता का टिकट है, मेरा टिकट नहीं है।
सबकी मनोकामना का, सबकी भावना का और सबके अपेक्षा और आशीर्वाद का। मध्य प्रदेश में चुनाव को देखते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में किसान परेशान हो रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब गायब है। देश और प्रदेश की सरकार किसान व मंडी कर्मचारियों का शोषण करके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार मंडियों की हड़ताल खत्म करवाए और किसानों को जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करवाए। आइए सुनते हैं क्या कहा कुणाल चौधरी ने इस रिपोर्ट के जरिए। आज देश की इस व्यवस्था को खत्म करके ये किसान को मजदूर और गुलाम बनाने की एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। इसीलिए इसका पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि भैया सबसे पहले उपचुनाव होते रहेंगे, किसान आज पीड़ित है, किसान आज परेशान है, सबसे पहले मंडियों की वो खत्म करवाई जाए। क्यों हड़ताल पे मंडी कर्मचारी और उनकी समस्या का निराकरण करा जाए, क्योंकि कर्मचारी भी हड़ताल पे, किसान भी परेशान है। तो ये किसके लिए काम करना चाहते हैं? क्या चंद चुनिंदा उद्योगपति, इससे छोटा व्यापारी भी खुश नहीं रहेगा, पर चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ये देश की सरकार किसान के दाव पे लगा रही है। उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगने के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने गुना जिले में पुलिस कर्मियों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक मारपीट की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे थाना आरोन पुलिस के साथ महिला और ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की, जिसमें प्रधान आरक्षक, महिला सिपाही और ड्राइवर घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक नवागत आरोन थाना प्रभारी पीपी मुदगल के डुलमुल रवैये की वजह से पुलिस से मारपीट की गई है। वहीं एसपी सिंह ने कहा कि पुलिस से मारपीट करने वाले लगभग दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। आप पुलिस में क्या हो, आपको पता है? आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, रात में आप जो गए हरियाणा से रात में झगड़ा, वो क्या है? क्या हुआ था, कंट्रोल से फोन आया था मेरे, वो सरकारी नंबर पे 100 नंबर पे, मैं 100 नंबर में पदस्थ हूँ अंडेडाल में। तो वहाँ से एक इवेंट आया था कि 1686 का एक इवेंट है मूडरा खुर्द का, वीरेंद्र रघुवंशी का। तो उससे बात करके, वीरेंद्र रघुवंशी से बात करके मैं मूडरा खुर्द पहुँचा। कॉलर के बताए अनुसार उसके घर पहुंचा, राजा राम हेरवा किया, उसको समझाया भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा। तो वो बोलता है कि मान लो जो बहनचोद तुम पुलिस वाले भी आ गए हो इनके साथ मिलके, और वो छूटते ही मेरे को गाली गलौज करने लगा। मैंने गाली गलौज करने से मना किया तो उसने मेरे दाहिने हाथ में काट लिया, मेरी वर्दी फाड़ दी। जब मैंने हाथ झटका के छूटा उससे तो मेरे पैर से चढ़ गया और ऐसा लपटा कि वो उसने मोड़ दिया। उसकी औरतें वगैरह बच्चे थे, 5-6 लोग और आ गए, मेरे ऊपर गिर गए, मेरे पैर में भी लग गई। उस घटना के समय में सबसे पहले वीरेंद्र रघुवंशी का उस पर डायल एडेड वहाँ पे एक इवेंट आया था कि राजा राम नाम का हरिवार उसको जो है गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर दी उसने। तो इस पर से हमारी 100 नंबर गाड़ी वहाँ पहुँची। तो राजा राम नशे की अवस्था में था और उसको समझाया पुलिसकर्मियों ने। तो वो ड्यूटी में जो 100 नंबर में थे उनसे भी वो चाटी हो गई, उसको भी उसने पटक दिया, खा लिया। उसके बाद उसने बताया कि साहब हम लोग से भी यहाँ पे चाटी कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं। तो दूसरा पुलिस फोर्स पहुँचा था, तो पहुँच करके उस पर से पथराव शुरू कर दिया और भी कई लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस वाहन पहुँच गई थी, जबकि उनको समझा रहे थे आपको कोई तकलीफ है तो आप आइए और अपना रिपोर्ट थाने पर चल के लिखा लीजिए, आपकी बात सुनने हैं। लेकिन वो नहीं मान रहे थे और उसमें ज़्यादातर लोग डरसे में थे। जैसे ये पुलिस प्रशासन पर हमला हुआ है, उसमें कौन से समाज के बंधु थे? ये अहिरवार समाज के हैं। अच्छा, और सर कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? इसमें क्या लगभग 10 पुलिसकर्मी डायल एंडेड सहित और बाद में 10 पुलिसकर्मियों के चोटें हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी जो हमला किया है पुलिस प्रशासन पर, या आपसी में? हाँ, उन पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया और विवेचना में जो भी होगा फिर कार्रवाई की जाए। हरदीप सिंह डंग के विधानसभा क्षेत्र के गांव बर्डिया में देवरिया विजय का स्वागत किया गया। साथ ही ब्रजराज सिंह ने कांग्रेसी सदस्यता छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और कई ग्रामीणों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका मंत्री हरदीप सिंह डंग ने स्वागत किया।
मध्य प्रदेश लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए उज्जैन पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के आदेश अनुसार उज्जैन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लगातार उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई में देवास गेट पुलिस अभियान के तहत फील्ड पर नकली हुई थी। उड़ान थाने के पिछले कुड़िया बस्ती में रहने वाला पुराना अपराधी विकास के मकान को पुलिस ने चेक किया। पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल पुलिस ने जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उज्जैन पुलिस के द्वारा गुंडों के विरुद्ध में लगातार अभियान जारी है। इसमें लगातार चेकिंग भी की जा रही। कल देवास गेट को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक पुराना जो बदमाश है और इसका नाम विकास पिता भैरूलाल है, ये उड़िया बस्ती का रहने वाला है। इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। अभी इससे और पूछताछ की जा रही है कि इस पिस्टल को उसने कहां से लाया है। इससे पूर्व भी कुछ समय पूर्व भी इसी प्रकार के अवैध जो फायर आर्म्स रखने के आरोप में ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अभी आरोपी से को पूछताछ करके अन्य घटनाओं और इसके अलावा इसने कहां से प्राप्त की इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने किसान कर्ज माफी, किसान आत्महत्या और कृषि बिल पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लाखों किसानों का पैसा लूटा जा रहा है। किसानों को नकली बीज और नकली खाद सप्लाई की जा रही है, इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा भूपेंद्र गुप्ता ने इस रिपोर्ट के जरिए। कि मामा की सरकार 0% ब्याज पर किसानों को पैसा दे रही है और यहाँ तक कि 0% ब्याज पर पैसा देने के बावजूद मामा बार बार घोषणा करते थे कि केवल 90 रुपया लौटाना, 90% लौटाना, 10% उसमें भी छोड़ देंगे। इसके बावजूद हजारों की तादाद में आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर क्यों था? ये बड़ा सवाल है जिसकी खोजबीन, जिसकी रिसर्च जरूरी थी। और जब कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया और उनकी विसंगतियों को जब देखा गया, तब ये बात समझ में आई कि मामा ने अपने जो सहकारिता का सेक्टर है, इसको किस तरह जनता किसान की लूटखोरी में महारत हासिल करवाई। साथ ही पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि किसानों के विरोध में जो मंडी एक्ट लाया गया है उसका कई लोगों ने विरोध किया है, लेकिन सरकार ने हमेशा ही सबसे आवाज दबाकर उसे लगा दिया है और उसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा कुणाल चौधरी ने इस रिपोर्ट के जरिए। कि मामा की सरकार 0% ब्याज पर किसानों को पैसा दे रही है और यहाँ तक कि 0% ब्याज पर पैसा देने के बावजूद इसको किस तरह जनता किसान की लूटखोरी में महारत हासिल करवाई। हम पहले दिन से विरोध कर रहे थे कि किसान की फसल जो साहूकारी प्रथा जो पहले चलती थी वही प्रथा किसान के साथ फिर होने लगेगी। जिस साहूकारी प्रथा को खत्म करने के लिए 1970 के अंदर देश में मंडी यहाँ पे मंडी एक्ट को लाया गया था, एपीएमसी एक्ट को लाया गया था और 1972 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर उस एक्ट को लागू किया गया था। उस एक्ट में कहा गया था, मतलब इतना सुदृढ़ एक्ट था जिसके अंदर स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति मंडी के अंदर आपके जो आपका समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे अगर खरीदेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में कई बार नेता जुलेबाजी और बयानबाजी कर रहा है, अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी ये चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ती साबित हो रही है। ऐसी एक खबर आई है इंदौर क्षेत्र से, जहां मंगलवार को स्वर्ण समाज ने इंदौर डीआईजी ऑफिस पर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया पर स्वर्णों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते दिनों फूल सिंह बरैया ने अपने बयान में कहा था कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर देश में हिंदू राज स्थापित करने वाले लोगों को भगा देंगे, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुस्तान पर मूलाधिकार है।
सर फूल सिंह बरैया हैं, ये कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं जिनने स्वर्ण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करी और स्वर्ण समाज के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करा। उसी के विषय में आज डीआई साहब के पास आए हैं हम उनको ज्ञापन देने कि इन जैसी गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो आज देश की अखंडता को खंडित करने में लगे हैं, जो एक तरफ बता रहे हैं कि ये जो हिंदू हैं ये विदेशी हैं और ये इन हिंदुओं को देश से बाहर करेंगे, और प्रभु श्री राम के बारे में इनको कुछ जानकारी नहीं है। प्रभु श्री राम के बारे में जो अपशब्द कह रहे हैं, महिला जाति के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, जो आज देश के बारे में बोल रहे हैं कि हम 85 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, एक जना 6 को मारेगा, इस प्रकार की जो गंदी अभद्र टिप्पणी है उसी को लेकर हम डीआई साहब के पास आए हैं कि इसमें डीआई साहब प्रकरण दर्ज करें और इन पर कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करें, ना देश में ऐसी हिंसा फैलाने की कोशिश करें। विक्रांत सिंह चौहान, टिंकू ठाकुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संभागीय महामंत्री, संभागीय अध्यक्ष। ये हिंदू महासभा की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है। फूल सिंह बरैया जी द्वारा जो इनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग और अभद्र टिप्पणियाँ दी हैं उसके खिलाफ इनके कार्रवाई के लिए इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर जो मांगे की गई हैं अब आगे इस ज्ञापन के माध्यम से किस तरह से ये जो इसका हमारा ज्ञापन का है, जो जहां हमको ज्ञापन देना वहां ज्ञापन पहुंच के फिर कार्रवाई के लिए इसमें जो तथ्य हैं, तथ्यों के जांच होती है उसके लिए हम भेजेंगे। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि किसी भी अपराध की कार्रवाई में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने पीड़िता का नाम, पिता का नाम, पता, घटना स्थल जैसी अन्य जानकारी उजागर करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्होंने जे एक्ट 2016 की धारा 74 और साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की है। जी, दरअसल ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विक्टिम यानी पीड़िता की पहचान उजागर हो रही है और किसी न किसी तरीके से उनके परिजन की, उनके रिश्तेदार की, उनके माता पिता की या उनके स्थान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हमारे सोशल मीडिया पे कई लोग कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए बाल आयोग ने गंभीरता से लेते हुए डीजीपी महोदय को पत्र लिखा है और उसमें हमने अनुशंसा की है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 की धारा 74 का वायलेशन है। इस प्रकार किसी भी बच्चे की पीड़िता की, विक्टिम की पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इस पर साइबर एक्ट का भी हम जो है वो मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें जेजे एक्ट की धारा 74 के अंतर्गत मामला हम दर्ज करा सकते हैं। इसलिए हमने जो है वो डीजीपी महोदय से अनुरोध किया कि इसमें सख्त से सख्त जो है वो कड़ी कार्रवाई के लिए जो है इसमें सभी अवेयरनेस की जाए और सभी को ये अवेयरनेस से सबको बताया जाए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। किसी विक्टिम की पहचान सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं उजागर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अवैध नशे का कारोबार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आए दिन कई क्षेत्रों से अवैध नशे को लेकर खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में ही थाना बाग सेवनिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बाग सेवनिया पुलिस ने क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में प्ले बॉय प्लेनेट होटल पर टीम के साथ छापा मारा, जहां उन्होंने हुक्का पीते हुए बार मालिक शाहवर समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बार संचालक शासन के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए रात को बार संचालन कर रहा था और लोगों को हुक्का पिला रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा तंबाकू सिगरेट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।